चीन की जन्म दर साल 2025 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, जबकि सरकार जन्म दर बढ़ाने के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं और प्रोत्साहन लागू कर रही है। इसके बावजूद वर्ष 2025 के एंड तक देखा गया कि चीन की जनसंख्या लगातार चौथे साल फिर से घटी है। आज के सेशन में इसके हम क्या मुख्य बिंदु हैं, किस वजह से ऐसा देखने को मिला है, सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई हैं और इसे भविष्य की गंभीर चेतावनी के रूप में क्यों देखा जा रहा है, इन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यानी ये क्लासेस स्टूडियो से लाइव होंगी, इसका मतलब आप तुरंत चैट के माध्यम से अपने डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सारे आवश्यक विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। इस फीस में भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो कोड यूज करें गीत। इस कोड के इस्तेमाल करने से आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अब सवाल है कि यह फाउंडेशन कोर्स आप कहां से खरीद सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर 3 मोड्स में आपके लिए कोर्सेज खुलेंगे, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंग्लिश मींस क्लास कराई जाएगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो कब से शुरू है इसके फाउंडेशन बैच? हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच शुरू है 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी से और हिंग्लिश का 5 फरवरी से। ठीक है। अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट मिल जाए इस कोर्स के बारे में, तो आप कैसे करेंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें आप जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स पर जाएंगे और वहां पर कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे। एक छोटी सी स्लाइड होगी, बाय नाउ से पहले ईएमआई और बाय नाउ के ऑप्शन होंगे और इसी में कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात इसी कोर्स से रिलेटेड, अगर मान लीजिए आपने कोर्स खरीदा और फिर आपका मन होता है कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें, तो अगर आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करते हैं तो ये पूरी फीस उस ऑफलाइन सेंटर की फीस में एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी आपको चाहिए हमारी टीम आपको जरूर बताएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि संबंधित है हाल ही में एक रिकॉर्ड, आप कह सकते हैं रिकॉर्ड दर्ज किया गया है चीन में गिरती जनसंख्या को लेकर, खासतौर पर जन्म दर को लेकर। लगातार चौथा साल है जब चीन की जनसंख्या लगातार गिरी है। चीन की जनसंख्या में लगातार चौथे साल गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में चीन में जन्म और मृत्यु दर को लेकर क्या आंकड़े हैं हम वो भी देखते हैं। देखिए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि चीन में जन्म दर 5.63 प्रति 1000 लोग है। 5.63 प्रति 1000 लोग ये चीन की जन्म दर है। और अगर पूछा जाए कि मृत्यु दर कितनी है, अगर पूछा जाए आपसे कि चीन में हाल ही में कितनी मृत्यु दर दर्ज की गई है, तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 8.04 प्रति 1000 लोग, 8.04 प्रति 1000 लोग चीन में मृत्यु दर दर्ज की गई है। अब इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि जो 5.63 प्रति 1000 लोग जन्म दर रिकॉर्ड की गई है, ये 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के आने से पहले, सत्ता में आने के बाद की बात बताई जा रही है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद सबसे कम जन्म दर है। और ये जो मृत्यु दर रिकॉर्ड की गई है, ये 1968 के बाद सबसे अधिक मृत्यु दर है। 1968 के बाद सबसे अधिक। और जन्म दर के बारे में क्या कहा गया है? 1949 के बाद सबसे कम जन्म दर है ये।
सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे चीन में जन्म दर को बढ़ावा मिल सके, लोग बच्चे पैदा करें। इसके बावजूद कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसके बाद भी ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। ये कौन सी स्थितियां हैं, हम आगे जानेंगे। चीन में तेजी से बुजुर्ग होती जा रही है आबादी और जो अर्थव्यवस्था है वो काफी सुस्त पड़ती जा रही है। इसके प्रमुख कारण है, लेकिन उससे पहले आपके सामने कुछ तथ्य हैं। जैसे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जन्म दर 5.63 प्रति 1000 लोग 1949 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में आने के बाद अब तक की सबसे कम जन्म दर। मृत्यु दर 8.04 प्रति 1000 लोग 1968 के बाद सबसे अधिक। जनसंख्या में तेज गिरावट देखने को मिली है। 2025 के अंत तक चीन की जनसंख्या 33.9 लाख घटकर कितनी हो गई है, 1.4 अरब रह गई है। ठीक है, यह गिरावट पिछले साल के मुकाबले और तेज देखने को मिली और चीन की जनसंख्या लगातार चौथे साल घटी है। सरकार की यदि हम योजनाओं की बात करें तो सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं ताकि चीन में जन्म दर को बढ़ाया जा सके। 2016 में सरकार ने जो एक चाइल्ड पॉलिसी है उसे खत्म कर दिया था और एक बच्चा नीति को खत्म करके 2 बच्चों की अनुमति दी थी। 2021 में चीन ने यह भी कहा कि प्रति दंपति अब 3 बच्चों की इजाजत है, यानी एक दंपति अब 3 बच्चों को पैदा कर सकती है। इसके बावजूद ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो चीन में स्थिति क्या है, बुजुर्गों की आबादी बढ़ गई है और अर्थव्यवस्था सुस्त होती चली जा रही है। युवाओं का शादी के प्रति रुझान कम हो गया है और बच्चे पैदा करने को लेकर और भी उनमें रुझान कम है। ठीक है, लेकिन सरकार लगातार युवाओं को शादी के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जैसे सरकार ने कुछ पॉलिसीज तैयार की हैं, उनमें एक है कि 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे पर लगभग 42,000 की सहायता प्रोवाइड करवाएगी सरकार। कुछ प्रांतों में अतिरिक्त बोनस और लंबी मातृत्व छुट्टी की भी बात कही गई है। कुछ विवादित फैसले भी हैं सरकार के, जैसे गर्भ निरोधक, जो भी गर्भ निरोधक होते हैं जैसे कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां, उपकरण, इस पर 13% नया टैक्स लगा दिया गया है ताकि गर्भ निरोधक को कम किया जा सके। लेकिन इसकी वजह से अनचाही गर्भावस्था और HIV संक्रमण बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। कुछ और भी कारण है, ध्यान रखें, जैसे बेहद कम प्रजनन दर। चीन में एक जो बड़ा संकट सामने आया है वो है कि चीन की फर्टिलिटी रेट घट रही है। ये लगभग 1 बच्चा प्रति महिला हो गई है, जबकि आबादी को स्थिर करने के लिए, रखने के लिए 2.1 फर्टिलिटी रेट की जरूरत है और ये जरूरी होती है। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ताइवान की स्थिति भी बिल्कुल मिलती जुलती है। दूसरा, युवाओं में क्या ट्रेंड बढ़ गया है, चाइना में देखने को मिला है कि युवा बच्चे पालने से बच रहे हैं। कुछ ऐसे बीजिंग में कई सारे एग्जाम्पल देखे गए जहां पर लोगों ने कहा कि उनके आसपास जितने भी दोस्त हैं वो या तो शादी नहीं करना चाह रहे और अगर शादी करना चाहते हैं तो वो बच्चे पैदा करने से बचते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे दंपति हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और वर्किंग भी है तो उनको लाइफस्टाइल मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। अगर वो वर्किंग नहीं है तो सिचुएशन ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वहां शिक्षा बहुत महंगी है, बच्चों को पालना पोसना भी बहुत महंगा हो गया है। नैनी की जो संकट है वो भी उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए वहां पर लोग बच्चा पैदा करने से बच रहे हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के हिसाब से चीन दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है। बच्चे को पालना वहां बहुत ज्यादा खर्चीला है। युवा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। युवा आजकल आजादी भरी और तनाव मुक्त जिंदगी चाहते हैं, बच्चे पैदा करने से बचते हैं। इसे भविष्य की गंभीर चेतावनी के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अगर हम विशेषज्ञों के अनुसार माने तो 2100 तक चीन की आधी आबादी खत्म हो सकती है, ऐसा कहा गया है यूनाइटेड नेशन के विशेषज्ञों के आधार पर। और आबादी के खत्म होने से कई संकट जन्म लेंगे, जैसे आर्थिक व सामाजिक संकट, जैसे पेंशन की सुविधा भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसे भी हम देखते हैं तथ्यों के आधार पर। अगर हम बात करें अभी हाल ही में 2100 तक क्या होगी, चीन की आधी आबादी के खत्म होने की संभावना बताई जा रही है। इससे आर्थिक और सामाजिक असर क्या पड़ रहा है? कामकाजी आबादी लगातार घट रही है, उपभोक्ता मांग कमजोर हो रही है, बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये कुछ अगर हम देखें, बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि है, बच्चे जा रहे हैं बाहर नौकरी के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो अब उनकी जिम्मेदारियां कौन संभाले, ये स्थिति पैदा हो रही है। तो बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पेंशन पर बोझ बढ़ रहा है। यानी सरकार ने खुद कहा
कि अब उसके पास आने वाले समय में पेंशन जुटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पेंशन संकट कैसे? युवा शहर की ओर जा रहे हैं, बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, सरकारी पेंशन पर निर्भरता बढ़ रही है। चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी की यदि हम बात माने तो पेंशन फंड तेजी से खत्म हो रहा है और चीन के पास बुजुर्गों की देखभाल के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने का अब समय भी नहीं बचा है। इसे एक भविष्य के भारी संकट के रूप में चिताया जा रहा है, बताया जा रहा है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि चीन के लिए गिरती जनसंख्या अब बहुत बड़ा संकट बनकर सामने आई है, इसलिए चीन को अपनी जनसंख्या को संभालने की जरूरत है। यह न केवल जनसंख्या का संकट है, बल्कि ये उसके आर्थिक और राष्ट्रीय संकट से भी जुड़ा हुआ है। सरकार प्रोत्साहन तो कर रही है, लेकिन फिलहाल बुजुर्गों की देखभाल के लिए युवाओं को थोड़ा सा उन्हें अप्रोच करने की जरूरत है और युवाओं के को लेकर उन्हें और अच्छी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है, चीन ने 3 बच्चा नीति कब लागू की? चीन 3 बच्चा नीति कब लागू की? 2019, 2020, 2016, 2021? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करें वीडियो को। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।